प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से रविवार को नए संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन में शामिल होने का आग्रह किया है। दिल्ली के गांवों का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 242 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 118 योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी और साहित्य अकादमी द्वारा आज नई दिल्ली में नारी चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में 100% रेल पथों का विद्युतीकरण भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेल का परिचालन दिल्ली के आनंद विहार से देहरादून के बीच किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेल सेवा देहरादून और आनंद विहार टर्मिनल के बीच लगने वाले औसत यात्रा समय को दोनों दिशाओं में लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक कम करेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था मजबूत करने, गरीबी दूर करने और कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण पर आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लिए ये अपार अवसर है। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दोनों शहरों की यात्रा आसान हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से रविवार को नए संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद भारतीय लोकतंत्र का सिरमौर है और निर्वाचित प्रधानमंत्री संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विपक्षी नेताओं का सम्मान किया है और उन्हें ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहिए। भारतीय उद्यमशीलता, भारतीय प्रतिभा और भारतीय वास्तुकला का भी एक परिचय भारत की संसद में मिल रहा है और मुझे बहुत गर्व है कि जो संसद भवन है ये भारतीय संस्कार के अनुरूप वास्तुकला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है और जो सेंगोल की कल्पना देश को बताई गई है ये हम सबों के लिए बहुत ही गौरव का कारण है कि भारत की परंपराएं क्या है। तो आए देखें, हमें तो कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा कि जो इतिहास आ रहा है तो सेंगोल की परंपरा से तो आपके नेता भी जुड़े रहे हैं जो पहले प्रधानमंत्री थे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी। इनमें 56 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर शामिल हैं। श्री सिंह IIPA के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। IIPA की कार्यकारी परिषद की 322वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए आरक्षित IIPA की सदस्यता को नवंबर 2021 में सेवारत अधिकारियों के लिए खोलने का फैसला किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तक 700 से अधिक सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है। इससे पहले डॉक्टर सिंह ने IIPA परिसर में केंद्रीय भंडार का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ और एक कर्मयोगी द्वार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर लॉगिन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से रविवार को नए संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन में शामिल होने का आग्रह किया है। दिल्ली के गांवों का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 242 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 118 योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के 181 नए सदस्यों को मंजूरी दी। और साहित्य अकादमी द्वारा आज नई दिल्ली में नारी चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के गांवों का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 242 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 118 योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत गांवों में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। इस बारे में आज दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में श्री राय ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पूरी होने वाली परियोजनाओं की जियो टैग फोटो के साथ रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज जेल के बाथरूम में गिर गए। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें पहले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में हालत स्थिर बने रहने पर उन्हें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्री जैन के स्वास्थ्य को लेकर दुख जताया है। उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। भारत 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 65% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करेगा। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग और प्रति व्यक्ति सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ज्यादा बिजली देने की आवश्यकता है, जिससे देश में बिजली की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना एक चुनौती है, लेकिन ये एक अवसर भी है, क्योंकि भारत सबसे अधिक ऊर्जा मांगों के साथ सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में से एक है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने क्षेत्र का कायाकल्प किया है और बिजली की कटौती में 17% कमी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की प्रौद्योगिकी में देश को प्रमुख स्थान दिलाने के लिए उद्योग जगत से नवाचार समाधानों के साथ आगे आने को कहा है। वे नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि आज के युग में सुरक्षा समीकरण अभूतपूर्व गति से बदल रहे हैं तथा सभी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा जेनेटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी में पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र उपाय आधुनिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा जेनेटिक्स की मदद से आज नए आयाम खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रमुख बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश में 1 लाख स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 दिन की विदेश यात्रा ने देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों को गौरवान्वित किया है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान कई देशों के शासनाध्यक्षों,
नेताओं, कलाकारों, साहित्यकारों और प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में भारत को सार्थक परिणाम मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा आज नई दिल्ली में नारी चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 3 रचनाकारों उपासना, रूपाली संझा और सविता पांडे ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कवयित्री सविता पांडे ने अपनी कविताओं महुए की बेटियां, मृत्यु और प्रेम, डंपिंग ग्राउंड के विरुद्ध, किसी तख्ती पर बनाया गया अंधेरे का चित्र का पाठ किया। वहीं रूपाली संझा ने वियतनाम यात्रा पर प्रकाशित अपने यात्रा संस्मरण के प्रारंभिक अंश सुनाए। ये संस्मरण रोचक और जानकारी देने वाला था। अंत में कवयित्री उपासना ने अपनी कहानी सर्वाइवल प्रस्तुत की, जिसमें एक बेरोजगार युवा और एक बिल्ली के आपसी संघर्ष को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया था। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सूद ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। 1986 बैच के अधिकारी श्री सूद इससे पहले कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक थे। श्री सूद ने लगभग 37 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। श्री सूद को 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2002 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र awards.gov.in पोर्टल पर 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। ये पुरस्कार बहादुरी, खेल, समाज सेवा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में असाधारण योग्यता वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक विशेष समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक न हो, वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चालू कृषि वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न की पैदावार 3,305 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 149 लाख 18,000 मीट्रिक टन अधिक है। कृषि और किसान मंत्रालय ने कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों की पैदावार से संबंधित तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अंतर्गत धान की पैदावार 1,355 लाख टन और गेहूं की पैदावार 1,127 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है। मोटे अनाज की पैदावार 547 लाख टन और दालों की 275 लाख टन से अधिक रह सकती है। तिलहन की पैदावार 409 लाख टन से अधिक रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। गन्ने की कुल पैदावार 4,942 लाख टन रहने का अनुमान है। और अब राजधानी का मौसम। राजधानी में आज दोपहर के समय मौसम सामान्य रहा। हालांकि शाम के समय तेज हवाएं चलने के साथ ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। रात के समय बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष से रविवार को नए संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन में शामिल होने का आग्रह किया है। दिल्ली के गांवों का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 242 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 118 योजनाओं को मंजूरी दी है। और साहित्य अकादमी द्वारा आज नई दिल्ली में नारी चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।